भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब जानते हैं विधानसभा चुनाव बिहार का पास आ रहा है, ऐसे में जितना भी गठबंधन है और जितने भी बड़े बड़े दल हैं वो सब एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एनडीए का देखते होंगे कि जब भी कोई बैठक होता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर के जब भी कोई नेता बिहार आते हैं तो यहाँ के जितने क्षेत्रीय दल के नेता जो उनके साथ गठबंधन में हैं वो सब लोग एक मंच में नजर आते हैं या फिर सब लोग जो है एकता दिखाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए का लोग जो है बार बार वो सवाल उठा देता है। सवाल क्या उठाता है भाई कि राहुल गांधी इतना बड़ा नेता है विपक्ष के, जब वो बिहार आते हैं तो यहाँ पर जो विपक्ष के बड़के नेता हैं यानी कि तेजस्वी यादव उनसे ना मिलते हैं, ना उनकी कोई चर्चा करते हैं और ना तेजस्वी यादव उनकी चर्चा करते हैं और उनसे मिलने जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या बात है भाई? अभी जब इलेक्शन इतना पास आ रहा है, जब एकता दिखाने का सबसे ज़्यादा जरूरत है, तब फिर काहे माने मिलना जुलना कम हो गया है, चाहे मिलना जुलना एकदम ही बंद हो गया है। एक बार तबीयत पूछने गए थे लालू जी का राहुल गांधी, लेकिन उसके बाद कहाँ नजर आते हैं साथ में? तो हम तो नहीं, लेकिन भाई एनडीए के लोग तो सवाल उठा ही रहे हैं। तो हम सोचे ना कि जनता के बीच में भी तो हर पक्ष के लोग रहबे करते हैं, तो जरा जनता ही के बीच में चला जाए और उन्हीं से पूछा जाए कि आखिर क्या गड़बड़ है। आइए तो देखिए, जैसा कि हम बताएं ना कि अभी एकता दिखाने का समय है। सब लोग जिस गठबंधन में एकता नहीं भी है उस गठबंधन में भी लोग एकता दिखा रहे हैं। ऐसे में आखिर राहुल गांधी की क्या मजबूरी है कि वो तेजस्वी यादव के साथ नजर नहीं आते, और तेजस्वी यादव की आखिर क्या मजबूरी है कि जब भी राहुल गांधी बिहार आते हैं तो वो उनके साथ नहीं दिखते हैं और ना ही कभी कोई स्वागत में दो शब्द बोलते हैं। देखिए, वो गठबंधन खाली नाम का है, उनके दिल मन नहीं मिले हुए हैं। कोई एक छोड़ है, कोई दूसरे छोड़ है। कोई समझता है कि हम बड़े नेता, कोई गठबंधन बनना होता है एक समन्वय से, एक दूसरे को इज्जत देना, सम्मान देना, एक दूसरे का रिगार्ड। हमारे एनडीए में देखिए, एक मंच पे सारे नेता सजते हैं, सारे नेता आते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान देते हैं। अभी देखिए राहुल जी आज पटना दौड़ा हुआ, दरभंगा दौड़ा हुआ, पांच बार आके चले गए। तेजस्वी जी ने हाल तक नहीं पूछा उनका, और ना उन्होंने तेजस्वी का हाल पूछा। दोनों के मन दिल नहीं मिले हुए हैं। ये नाम का गठबंधन है, डमी गठबंधन है। कहीं किसी को सीट ज्यादा चाहिए, किसी को चाहता है कि हम बड़ा नेता है, हम राष्ट्रीय नेता है, प्रादेशिक नेता, ये सब नहीं चलता है गठबंधन में। गठबंधन मतलब एक सामान्य हो। तो देखिए, तो फिर प्रदेश का नेता का जो बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी यहाँ आए और बिना नीतीश कुमार से मिले चले जाए, चाहे नीतीश कुमार का सम्मान नहीं करे, तो ऐसे काम चलेगा? नीतीश जी कैसा सम्मान उनको देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, और नरेंद्र मोदी इतना, इसको कहते हैं गठबंधन, इसको कहते हैं आपस का तालमेल। उनमें कोई तालमेल नहीं है। कोई और है तो कोई छोर है, कोई बम्बे है तो कोई कलकत्ता है, और बोलने का सलीका नहीं है, जो मन में आता है बोलते हैं, और खाली दोनों अपने बड़े बनने में लगे हुए हैं। आखिर दोनों में मेल मिलाप क्यों नहीं होता है जब बिहार आते हैं? तो मेल मिलाप इसलिए नहीं होता है कि इन लोगों की समझ की कमी हो रही है। समझ की कमी हो रही है। हाँ, अगर ये लोग दोनों आपस में एक हो जाए तो फिर जो समस्या है खुद ब खुद निदान हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये भी उठ रही है कि कांग्रेस को बार बार कहा जाता है कि ये तो ऑलरेडी के बैसाखी पे चलता है, तो क्या इस मिथ को तोड़ने के लिए भी आजकल राहुल गांधी अकेले चलते हैं? देखिए, ये राहुल गांधी का पर्सनली क्या मैटर है ये वही जाने, लेकिन हम ये कहेंगे कि जब तक ये लोग अपना सोच नहीं बदलेंगे, ना तो इस देश का कुछ भला होगा ना इस समाज का कुछ भला होगा। बार बार एनडीए के लोग अगर सवाल उठाते हैं कि इनमें एकता नहीं है, तो कम से कम उसका जवाब भी तो देना चाहिए। देखिए, हम शुरू से ही कह रहे हैं, महागठबंधन के लोग अपनी डफली अपनी राग बजा रहे हैं। यदि एकता होती तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कब घोषणा कर दिए होते। ये एकता नहीं है, ये इसी का कारण ये लोग एक जगह नहीं हो रहे हैं, ये बात नहीं रख रहे हैं। हालांकि एक चीज है भैया कि पहले तेजस्वी यादव अपने मन से कहते थे कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मैं हूँ, लेकिन अब वो भी नहीं बोलते हैं। इसीलिए कि सब एक स्वर से नहीं बोल रहे हैं, तो अपने मुंह से अपने कैसे राग अलापे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ देखिए, राजा गठबंधन सीधा तौर पर सारे नेता लोगों का कहना है कि भाई नीतीश कुमार फिर से बागडोर संभालेंगे, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। एकता का मतलब ये हुआ। कांग्रेस ने जो गलती किया आरजेडी से अलायंस करके और बिहार की जनता को जो परेशानी में डाला, ठगने का काम किया, उसका प्रायश्चित करने के लिए राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं बिहार के अंदर में। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये वही राज लाना चाहते हैं, गुंडा राज। और इनका कोई गठबंधन है नहीं, लठबंधन है। अपना फायदा उठाने के लिए एक महागठबंधन बनाया है उन लोगों ने, और इस गठबंधन को जनता ने नकार दिया। अच्छा भैया, आप कहते हैं कि ये फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं, आप किस ओर इशारा करते हैं ये तो हम अलग रख रहे हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस
और आरजेडी की अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है कि मतलब सीएम फेस जो है वो तेजस्वी अपने आप को ही प्रोजेक्ट करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि तेजस्वी के समर्थन के लिए ही बिहार आते हैं और तेजस्वी से ही नहीं मिलते हैं। अब तो उनका मामला है, एक दूसरे का इज्जत नहीं करते हैं, उस संस्कार नहीं है अलायंस चलाने का उन लोगों का। हम सिर्फ राहुल गांधी पे ये ठिकरा नहीं फोड़ सकते हैं, तेजस्वी यादव की भी ये जिम्मेदारी बनती है। तो दोनों क्यों इस तरह का करते हैं कि एनडीए के लोग बार बार सवाल उठा देते हैं? दोनों गठबंधन में बहुत फर्क है। एक गठबंधन है राम गठबंधन, एक है रावण गठबंधन। ठीक है, तो ये दोनों गठबंधन अलग अलग है। राम और रावण में क्या अंतर है वो तो हमको पता है, लेकिन ये राम गठबंधन और रावण गठबंधन में क्या अंतर है? बता देते हैं इसका क्या गठबंधन है। इसमें सब एक समान, सबको एक देखा जाता है। रावण गठबंधन में लूट खसोट इसी का गठबंधन है वो, बस और कोई गठबंधन अच्छा, ये जो भैया बार बार बोल रहे हैं कि वो टकरा रहा है, क्या सही में वो तेजस्वी यादव का और राहुल गांधी का टकरा रहा है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बिहार के राजा हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि हम भी तो भाई विपक्ष के सबसे बड़का कहीं का राजा नहीं है, दोनों कहीं का राजा नहीं है। का केंद्र में राजा है, कहीं प्रदेश में राजा है, दोनों तो प्रजा है। राजा कहाँ है? कहाँ राहुल गांधी राजा है, तेजस्वी राजा है? कहीं तो नहीं है। दोनों को देश की जनता ने नकार दिया है। अब देखिए कि बिहार में चल रहा है वॉर। कौन सा वॉर भाई? पोस्टर वॉर। पोस्टर लगा रहे हैं सब एक दूसरे के खिलाफ। अब पोस्टर में अलग अलग कहावत लिख रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से पोस्टर लगा है, तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से पोस्टर लगा है, जिसमें चिराग पासवान जो हैं उनके बारे में लिखा गया है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। आई तो बिहारी है ही नहीं, असली बिहारी नहीं है। उसके बाद जो है चिराग पासवान के व्यक्ति भी काहे चुप रहेंगे, चिराग पासवान की तरफ के जो लोग हैं वो भी काहे चुप रहेंगे, वो भी पोस्टर लगाए भाई कि ये जो है जब चुनाव में हारेंगे ना तो 2025 में जो हाल होगा तो इनको आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर नहीं मिलेगा। असली बिहारी का ही बात करते हैं। असली बिहारी कौन है तो जनता जानती है, लेकिन खैर असली बिहारी या नकली बिहारी में नहीं फंसना है। सबसे बड़ा बात है कि दोनों है युवा और दोनों का अपना अपना जो है वोटर है बिहार में। दोनों मेहनत करते हैं, दोनों विकास के मुद्दों को जनता तक समझाते हैं, पहुंचाते हैं। ऐसे में असली बिहारी नकली बिहारी कौन है ये भी जनता जानती है और विकास के मुद्दों पर काम कौन करता है नहीं करता है ये भी जनता जानती है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है जनता के बीच में कि असली दावेदार कौन है ना? अगर कैंडिडेट की बात करें तो असली कैंडिडेट कौन है और दावेदार कौन है? सबसे पहले तो ये बताइए भैया कि बार बार जो ये हल्ला गुल्ला होते रहता है, पोस्टर छापते हैं लोग, तो पोस्टरे में मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या सब लोग? देखिए, सबसे पहले तो अभी वैकेंसी 2025 तक किसी मुख्यमंत्री का नहीं है नीतीश कुमार को छोड़ के एनडीए, और ये आपस में लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव तो महागठबंधन के शीर्ष नेता हैं, लेकिन वो ये जान ले कि आगे 2025 में फिर उनकी न कोई सरकार बनने जा रही है, वो फिर जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, न उनकी वापसी फिर से नहीं होने जा रही है। दूसरी बात, जो ये पोस्टर के द्वारा जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद जो हैं चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं या चिराग पासवान को पोस्टर के द्वारा उनको छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो जान ले कि युवा में एक तेज तरार नेता तेजस्वी चिराग पासवान है और उनसे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनमें योग्यता भी है, क्षमता भी है, भविष्य के वो हो सकते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे। लेकिन उनके परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी यादव अभी उस एबिलिटी के हिसाब से उन समक्ष नहीं है। भले ही महागठबंधन एक लालू यादव के द्वारा बनाया गया है, बहुत बड़ा कुनमा हो, उसके वो सिरमौर हो सकते हैं। वो चूँकि चांदी के चम्मच लेके आए हैं, उनको उत्तराधिकारी बना दिए हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर से उठ के नहीं आए हैं। तो ये उनकी, लेकिन हाँ एक चीज ये कहेंगे कि अभी लगातार जो है वो चिराग पासवान भी घूम रहे हैं क्षेत्र में अपने, और तेजस्वी यादव भी बैठे हुए नहीं हैं, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिताजी के नाम पे ही वोट मांगते हैं, वो भी अपने स्तर से जितना मेहनत हो सकता है कर रहे हैं। लेकिन अब बात आ गया है कि आप असली बिहारी नहीं है, नकली बिहारी नहीं है, तो ये पर्सनल आक्षेप करना हमको लगता है कि शायद राजनीति में विकास के मुद्दों पर बात होना चाहिए, ना कि सब पर्सनल टीका टिप्पणी। ये सब टीपा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। चिराग जी हैं, नीतीश जी के बाद चिराग जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहते हैं तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि असली बिहारी ये नहीं है। नहीं, ऐसी बात, ये सब टीपा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, सब गलत बात नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं भैया, असली बिहारी नकली बिहारी का अब लड़ाई आ गया है? दोनों के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक रह गए 15 साल शासन में, एक रह गए 20 साल नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है।
आपको बिहार की जो दशा दुर्दशा देखना है तो बिहार से बाहर जो भी ट्रेन जा रही है, चाहे बम्बई जाता हो, दिल्ली जाता हो, कोलकाता जाता हो, असम जाता हो, हरियाणा पंजाब जाता हो, केवल लेबर सप्लायर के रूप में हम स्थापित हो चुके हैं, समझ गए। तो ये दंश कब तक झेलेगा बिहारी, ये मुद्दा है। और न चिराग बनने जा रहे हैं, न तेजस्वी बनने जा रहे हैं। अगला सीएम बनने जा रहे हैं जन सुराज के लोग बनेंगे। तो जन तो साहब किसको सुराज, बनेंगे? अच्छा तो जन सुराज की आप बात कर रहे हैं, तो उपचुनाव में तो उन लोगों का चारों सीटें जमानत जब हो अच्छा, गया था। 4 दिन पहले तो पार्टी बना था, लेकिन जितना वोट आया, सुनिए ना, पार्टी बनने के बाद लगभग 2 साल से तो हम उनके बारे में जनता से बात कर रहे हैं कि जन सुराज, क्योंकि देखिए पार्टी बनाना एक अलग बात होता है, लेकिन जनता के बीच में लगातार घूम तो रहे थे वो काफी साल से। 2 साल हमको घूम रहे हैं घूम रहे हैं और मुद्दा उठा रहे हैं किसका? बिहार का, बिहारी का, और प्लान का मुद्दा उठा रहे हैं। तो जो जी भैया, चुनाव जब आएगा ना 2025 का विधानसभा का, तो मालूम चल जाएगा कौन असली है बिहारी है, कौन नकली बिहारी है। अच्छा ये बताइए कि इलेक्शन में बात विकास पर होना चाहिए कि असली नकली पे होना विकास होना चाहिए। विकास में कौन करता है बात? कोई बात नहीं करता है। यहाँ जनता है बुर्बक और कोई नहीं है। जब चुनाव आता है तो वैसे देखिए देखा जाए तो दोनों युवा नेता हैं और दोनों अलग अलग विजन लेके चलते हैं, दोनों बेहतर है कि नहीं? अगर हम बात करें तो एक युवा जो है, आप भी युवा हैं, जी जी। अभी जब दोनों को देखते होंगे तो दोनों से उम्मीद लगता होगा कि हाँ भाई युवा हैं, अब एक नया विजन लेके चल रहे हैं। उसमें से एक पढ़े लिखे भी काफी हैं, देश विदेश भी घूमते आए हैं, तो अगर काम करेंगे तो दोनों बड़े बेहतर काम कर सकते हैं और दोनों से उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जब लड़ाई पर्सनल हो जाता है तो फिर और असली बिहारी है कि नकली, तो आपके माँ ऐसे बाप ऐसे, ये सब हो जाता थोड़ा अच्छा नहीं लगता। नहीं, ये तो बेकार चीज है। विकास के काम होना चाहिए, विकास के बात होना चाहिए, जाति के बात नहीं होना चाहिए, धर्म के बात नहीं होना चाहिए, सीधे विकास के बात होना चाहिए। अब देखिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव पास आ रहा है और समीकरण बन रहे हैं और कुछ समीकरण बिगड़ भी रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान जो एक बहुत बड़ा खतरे का घंटी रहे थे 2020 में नीतीश कुमार के लिए, उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास पर हो चुकी है। अब इस मुलाकात के वैसे तो कहिए तो बहुत, या तो एकदम कोई मायना नहीं है और या तो फिर बहुत सारा मायना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एकता बढ़ती है दूसरे दल में तो उसके सामने वाले दल को भाई खतरा भी महसूस होता है, टेंशन भी महसूस होता है। तो ये जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान का कॉम्बिनेशन बना है, इससे विपक्ष में कितना टेंशन होगा यही जानने हम आए हैं, और इस मुलाकात के और क्या क्या मायने हो सकते हैं यही हम जानने आए हैं। तो सबसे पहले तो भैया ये बताइए कि 2020 में हम लोग देख चुके हैं कि एक खतरे का घंटी बन गए थे चिराग पासवान, है ना? अभी जो है दोनों का मुलाकात हो गया है और इस मुलाकात के बाद बड़ा एगो सुरीला मुस्कान देखने को मिला। क्या लगता है, इससे विपक्ष का टेंशन बढ़ना चाहिए या कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, चिराग पासवान हमेशा जो अपने पिताजी की तरह मौसम वैज्ञानिक भी हो गए हैं। जब देखा जहाँ जैसा वहाँ वैसा काम किया, और हमेशा नीतीश कुमार के लिए हमेशा ये खतरे घंटियां रहा करते थे। नीतीश कुमार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते थे कि नहीं नीतीश कुमार के अलावा कोई और हो। लेकिन आज जब जैसे वो एनडीए में मिल गए, अब अपने आप को जो कहने लगे कि हम नरेंद्र मोदी का हनुमान है और नीतीश कुमार के नजदीक बढ़ने, लेकिन नीतीश कुमार के नजदीक नहीं बढ़ेंगे तो इनका फायदा नहीं होगा। ये अपने फायदे के लिए बढ़े हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि चिराग पासवान को खातिर खा फायदा होगा। अच्छा, एक चीज तो देखिए कि बिल्कुल कह रहे हैं कि विपक्ष को पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा सा अपने पिछले एपिसोड को जोड़ देते हैं जरा, कि चिराग पासवान जो हैं वो एक तरफ नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जब भी बिहार आते हैं तो वो तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं करते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन तो होना चाहिए विपक्ष में भी कि एक तरफ जो है वो लोग मिल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे बीच में दूरी बन रही है। नहीं, चिराग पासवान जी एनडीए के साथ हैं, मजबूती से हैं और मजबूती से रहेंगे। भाई साहब कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से जो एक दूरी रही है वो दूरी क्या लगता है मिट गई है? नहीं, दूरी पूरी तरह से मिट गई है। कल भी मतलब साथ में मिले हैं, कल भी उनके पास में गए हैं, मुख्यमंत्री जी के पास में गए हैं, अभिनंदन किए हैं। दूरी कुछ दूरी नहीं है, सब कोई साथ में, सब एनडीए पूरी तरह से मजबूती के साथ है। अच्छा, ये साथ में मिल जाने से क्या लगता है कि दूसरे तरफ की टेंशन बढ़नी चाहिए? नहीं, बढ़नी नहीं चाहिए मैडम। ऐसा है कि अपना ताम झाम दिखा रहे हैं कि जितना हमको ज्यादा सीट हो जाए, जैसे भाई साहब कहे, इन लोग के कोई सीट तो है नहीं, सीट तो दो ही पार्टी का है, चाहे उसमें चाहे इसमें। अभी अपना बात ही बना रहा है, जैसे भाई साहब ने कहा कि मौसम वैज्ञानिक है, बात भी सही है। देखिए उम्री एक उठे इन्होंने सरकार गिरा दिया, तो इन लोग को क्या स्थिति है, जनता को क्या भरोसा है? जैसे वही हम कह रहे हैं कि 2020 में नीतीश
नीतीश कुमार के लिए थोड़ा सा गले का हड्डी बने हुए थे, लेकिन इस बार जो है, और इस बार भी हम लोग यही देख रहे थे कि कभी पोस्टर लग रहा है तो कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है तो कभी कह रहे हैं कि हमको बिहार का याद आ रहा है, तो लोग सोच रहा था कहीं 2020 वाला इतिहास दोहरा न दे। वैसा है ना, वो होगा नहीं, इन लोग के पास जथा नहीं है। जब जथा होगा तो वहीं कथा होगा। जथा दो ही पार्टी में है, बात समझ गए ना, जथा दो ही पार्टी में है। अच्छा, इन लोग सुनिए ना, जैसे बैंगन मेढक नहीं होता है, जैसे उबलता है, जैसे वर्षा हुआ। अब ये इलेक्शन आया हुआ है, अब यही देख रहे हैं कि 5 के जगह पर हमको 7 सीट मिल जाए, 10 सीट मिल जाए, बस यही बात ही है। ये लोग कहीं जाने वाला नहीं है, जैसे ही कहे ये लोग कहीं जाएंगे नहीं। सीट शेयरिंग को भी लेके सुने कि बात हुआ है चिराग पासवान और नीतीश कुमार में, और दोनों लोग मतलब खुशी बता रहा था कि दोनों लोग आश्वस्त हो गए हैं एक दूसरे से। कुर्सी के लिए तो सबके लिए लड़ रहे हैं, सब कुर्सी के लिए। वो कुर्सी छीनने किसी को न कोई तो छीनेगा ही। वो तो नहीं, मैंने जो दोनों का एक्सप्रेशन बता रहा, चेहरे का भाव जो बता रहा था, मतलब लग रहा था कि शायद सीट वाला जो समस्या चल रहा था इतने दिन से वो सॉल्व हो गया है। क्या लगता है? नहीं, अभी कैसे सॉल्व हो जाएगा? अभी सॉल्व नहीं होगा जब तक कोई डिसीजन नहीं आएगा, जब तक कैसे अभी सॉल्व करना। लेकिन एक तरफ से विपक्ष को भी थोड़ा तो लग रहा होगा कि हो सकता है कि चिराग थोड़ा खतरा बढ़ाए नीतीश कुमार के लिए, तो थोड़ा हम लोग को फायदा होगा, लेकिन अब वो खतरा तो नहीं दिख रहा है। नहीं, वो खतरा नहीं है। तो लेकिन दोनों तो गला मिलके बैठ गए भैया। खतरा अगर मान ले जाए कि अलग अलग रहते, या चिराग पासवान जो एक बीच में 2020 में दिखा रहे थे भाव, या फिर अभी भी 2-3 महीना पहले की बात करें, या अभी हमको लगता है 1 हफ्ता पहले तक की बात करें, तो जो खतरा दिखा रहे थे वो खतरा तो त्याग दिए। मैडम, घर में अगर 5 भाई होता है तो उसमें भी खटपट होता है, फिर मिलाप हो जाता है। अभी एनडीए और चिराग जी और माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे भाजपा के नेता लोग, अभी एनडीए समझिए कि एक तरह से एकदम मजबूत है। आप इनको आप जो जिस तरीका से लीजिए, विपक्ष में बेचैनी तो है, क्योंकि राहुल गांधी आते हैं तो वो कुछ बोलते हैं, तेजस्वी यादव कुछ बोलते हैं क्या, लेकिन एनडीए का एक सुर में एक आवाज है कि बिहार को हमको आगे बढ़ाना है। अब जैसे भैया जो बात बोले कि भाई अगर साथ साथ रहता है तो थोड़ा भाई में झगड़ा उगड़ा भी होता है, तो भाई में झगड़ा होता है तो ठीक है, लेकिन भाई जब साथ आ जाए तो गोतिया को टेंशन जरूर होता है। तो स्वाभाविक बात है। जब भाई जब एक होगा तो जो विरोधी जो दुश्मन है उसमें तो खलबली मचबे न करेगा। क्या लगता है ये टेंशन सही में बढ़ा है कि बिल्कुल नहीं? विपक्ष का जो विरोधी दल है उनके अंदर में तो खटपट मचेगा ही ना। जब एनडीए गठबंधन जब एकजुट है, जब चिराग पासवान जी जो वर्तमान में मुखिया नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे गठबंधन के और बिहार के मुख्यमंत्री है, तो जब हम दोनों, जब कल तक आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान का रास्ता अलग अलग है, और जब दोनों जब चचा भतीजा जब एक साथ मिले हैं तो एकता एनडीए गठबंधन की और मजबूत हुई ना। तो जब हम मजबूत होंगे तो दुश्मन में तो खलबली मचबे न करेगा। और एनडीए गठबंधन में कोई कहीं विवाद नहीं है। एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ एक साथ है, और नीतीश जी और चिराग पासवान जी एक साथ है, और सभी दल, चाहे वो गठबंधन का कोई भी दल हो, अपने अपने दल को मजबूती करने के लिए हर प्रयास करता है। हकदारी हिस्सा तभी बनता है जब हम मजबूत होंगे। अगर इंडिया गठबंधन में अगर भाकपा माले और सीपीआई उनके साथ है, वो मजबूत नहीं होगा तो उनको सीट देगा आरजेडी? नहीं न देगा। जब कांग्रेस को भीख मांग रहा है ना कांग्रेस अभी कि हमको 30 सीट दे दीजिए, 40 सीट दे दीजिए, तो भीख मांगे ना बनाए हुए उसको। उत्तराखंड से जो मांग उठी थी अब वो बिहार पहुंच चुकी है। और भैया हम लोगों के जो बच्चे हैं वो वैसे तो पढ़ाई में सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन डिफेंस के बारे में या सेना ने कब कौन सी कार्रवाई की, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इसको सिलेबस में ऐड करने की मांग चल रही है। क्या लगता है कि इस तरह की जो भी चीजें होती हैं देशभक्ति से जुड़ी हुई या फिर सुरक्षा से जुड़ी हुई, क्या इन सब चीजों को सच में सिलेबस में ऐड करना चाहिए कि ताकि बच्चों को भी पता चले कि सेना क्या कब की नहीं की? पहले तो नमस्कार सभी को जी। मैं बिल्कुल मेरे हिसाब से ऐड करना चाहिए, क्योंकि आप अब देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर तो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, या फिर उनके जो भी टेररिस्ट लोकेशन है उसको हराया। बस ये एक अलग वर्ड होगा, लेकिन टेररिस्ट लोकेशन को मतलब ऐसा न्यूट्रलाइज किया, तो सबको ये चीज पता है, बट कैसे किया वो सबको नहीं पता कि किस टाइप के मिसाइल यूज किए। आखिर पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया था तो कितने सारे उन्होंने दिल्ली पे, गुड़गांव पे, इतनी अलग अलग जगह पे उन्होंने अटैक किया था, बट इंडिया ने कैसे अपने आप को बचावा किया। S-400 उन्होंने यूज किया जो कि रशिया से लिया था। जब पहली बार S-400 लेने वाले थे, जब डील हुई थी, तो कांग्रेस ने काफी विरुद्ध किया था इस चीज का, इसीलिए। और अभी वही उसी ने रक्षा किया है हमारी। इवन अभी तो ये वॉर ये सब हो गया, वरना हम इसराइल से आयरन डोम लेने वाले थे, उसके बाद तो इंडिया को मतलब हराया ही नहीं जा सकता।
फिर इंडिया ने जैसे स्कैल्प मिसाइल का यूज किया। स्कैल्प मिसाइल का ये ऐसा चीज है कि वो ना एक्चुअली एकदम हाईली प्रिसाइज मिसाइल है। अगर उसको बोला जाएगा कि यहाँ पे हिट करना है तो यहीं पे हिट करेगा। इसीलिए ढेर सारे ऐसी लोकेशंस थी कि उसके आसपास ना रेसिडेंशियल एरिया थे, तो अगर कोई ऐसा मिसाइल डाल दे जो इधर उधर होता है तो रेसिडेंशियल एरिया नॉर्मल पब्लिक को टारगेट होगा। उसके बाद पाकिस्तान बोलेगा कि इन्होंने तो नॉर्मल पब्लिक पे टारगेट किया। इसलिए इंडिया ने जानबूझ के उस जगह पे स्कैल्प मिसाइल यूज किया और अलग अलग जगह पे ऐसा मिसाइल यूज किया कि जो ज्यादा मतलब तबाही कर सके। अच्छा भैया, ये सारी चीजें आपने कहाँ पे पढ़ी है? देखिए अब यही चीज है कि अब एनसीईआरटी हम किताबें उठाएं तो उसमें तो ये सब है नहीं, तो अब जिसको ये सब रुचि है वही जान सकता है ये। लेकिन मेरे हिसाब से सबको जानना ही चाहिए आखिर हमारा डिफेंस है क्या। जबकि ये हमारे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो हमको लगता है कि ये तो हम सभी लोगों को पता होना चाहिए। Exactly. कि हमारे देश में कब कौन सी कार्रवाई हुई, क्या हुआ, नहीं हुआ। तभी तो अभी के बच्चे ये जो है देशभक्ति से इंस्पायर होंगे, या फिर कम से कम अभी के बच्चे, कितने बच्चे सेना में जाना चाहते हैं। तो जब तक जानेंगे ही नहीं कि सेना में क्या होता है, नहीं होता है, तब तक कैसे पैशनेटली उन चीजों को फॉलो करेंगे, है कि नहीं? अभी लोगों का थोड़ा ऐसा परसेप्शन है कि ये इंडियन आर्मी मतलब ये सब है तो उसमें से गोली बारूद यही सब होता है। लेकिन इतना ज्यादा भी टेक्नोलॉजी का इंडिया यूज करती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण इतना सब अच्छे से वो लोग पहले ही जान लेते, इसलिए तो इतने परफेक्ट ऑपरेशन हम कंप्लीट कर पा रहे हैं जिसमें एक भी इंडिया का कैजुअलिटी नहीं होता है। तो ऐसी थोड़ी होता है वो। अच्छा, अभी तक हम लोग फलाना वंश ये सब पढ़ रहे हैं, फलाने पानीपत की लड़ाई ये वो सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या इस तरह की कुछ चीजों की जो देशभक्ति की भावना जगाए, जो अपने देश के प्रति एक जिम्मेदारी जगाए, एक इंटरेस्ट जगाए, क्या इन चीजों की कमी सच में सिलेबस में है? और देखिए मेरे हिसाब से इनकी बहुत कमी है। मेरा ये मानना है कि जो अभी रिसेंट में जैसे उरी अटैक किया हम लोगों ने या फिर ऑपरेशन सिंदूर किया, ये सिलेबस में ऐड करना चाहिए, जिससे आने वाले जितने भी बच्चे आगे पढ़ेंगे इस चीज के तो उनके अंदर देशभक्ति जगेगी और वो चाहेंगे कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और मुंह तोड़ जवाब देते रहे। पाकिस्तान ने कोई भी हम पे हमला करना चाहता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दें। अच्छा, एक विचित्र बात ये भी है कि पाकिस्तान में अभी भी बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि पिछले 2 युद्ध जिसमें हुए हैं वो पाकिस्तान ने जीता है। तो समझिए कि वो एक तरह से इतना फेक पढ़ा रहा है, तो हमने कम से कम जो किया है वो तो पढ़ा ही सकते हैं सचमुच वाला। अब उनको कौन बताए कि कौन जीता कौन हारा? इस बार भी उनके जो डीजीएम होते हैं उन्होंने तो यही बोला है कि उन्होंने तो पब्लिक में वो स्टेटमेंट दिया है कि इस बार भी हमने इंडिया को मतलब मात ही दे दी है। उन्होंने सीधा यही बोला है। उन्होंने सीज फायर भी बोला है, उन्होंने जीत लिया भी बोला। देखिए जितने भी अभी तक इंडिया पाकिस्तान के युद्ध हुए, चाहे वो 71 का हो चाहे वो अभी का युद्ध हो, हमेशा सबको पता है कि इंडिया हमेशा आगे रहा है, चाहे वो डिफेंस के मामले हो चाहे वो किसी भी मामले में हो। और अभी भी देखा जाए तो पाकिस्तान अभी जो भी कार्रवाई करता है या मुंह तोड़ जवाब देता है वो चाइना के बदौलत ही देता है, या फिर वो अमेरिका भी अभी कूदा इसीलिए। टर्की उनका हितैषी हाँ, अभी टर्की जितने भी ये मुसलमान देश हैं, टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, वो सारे मतलब उसके सपोर्ट में आ रहे हैं अभी, ताकि दिखा सके कि हम एक साथ हैं। पर वो मेरे हिसाब से कि ये खाली इंडिया को नीचा दिखाने के लिए खाली करते हैं। बच्चे जो हमारे भैया स्कूल में किताब पढ़ते हैं, क्या उसमें ये सब चीज पढ़ाना चाहिए कि भारत ने कब कौन सी लड़ाई जीती, कब कौन सा क्या किया, ये सब स्कूल में पढ़ाना चाहिए क्या? जैसे अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो क्या उसको सिलेबस में डालना चाहिए? डालना चाहिए, तब इतिहास बच्चा जानेगा। क्या कि आजकल का बच्चा सब देखते हैं सेना के बारे में कुछ नहीं जानता है, या फिर बच्चा सब जो है वो देश में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये सब कुछ नहीं जानता है, खाली जानता है कि ये फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ना। चाहे आगे जाके इतिहास जानकारी होना चाहिए बच्चे, जानकारी होना मेन बात इतिहास है। हाँ, ये सिलेबस की जहाँ तक बात है तो ये शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये जरूर आप अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि लोगों की जिस तरह की राय है, देखिए कि विरोध भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब समर्थन ही कर रहे हैं, एक विरोध वाले भी मिल गए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने फायदा बताया। लेकिन खैर, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।